हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 7 से हमारा सिविक्स का टॉपिक है चैप्टर 3, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कैसे काम करती है। ओके, तो इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जो हमारी बुक में एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं हमें, उनके सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले अपनी वीडियोस में हम इस पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और उसके साथ में इस चैप्टर से रिलेटेड जो मेन टर्म्स थी, जो मेन बातें थी, इम्पोर्टेंट बातें थी, वो भी हमने चैप्टर के साथ साथ अपनी कंप्लीट कर ली है। अभी हमारे पास आते हैं एनसीईआरटी बुक में जो हमें क्वेश्चन दे रखे, उन क्वेश्चन के आंसर हम देखेंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड और बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में भी हम देखेंगे। जो 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वो भी हम इस वीडियो के पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है, यूज द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन who an MLA is and how is the present person elected। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी और रिप्रेजेंट दोनों वर्ड को यूज करते हुए हमें ये बताना है कि एमएलए कौन होता है और कैसे पर्सन एक एमएलए को इलेक्ट करते हैं। अन एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज द पर्सन एफिलिएटेड टू ए पॉलिटिकल पार्टी और इंडिपेंडेंट वो रिप्रेजेंट ए कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, तो एमएलए वो पर्सन होता है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर में वर्क करता है, पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड होता है। ओके, या इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करे, वो इंडिपेंडेंटली भी वर्क कर सकता है, विदाउट पार्टी भी वो एमएलए बन सकता है। वो रिप्रेजेंट ए कॉन्स्टिट्यूएंसी और उसकी एक अपनी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी और उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो रिप्रेजेंट करेगा। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है एक एरिया। हमने पहले देखा था कि जो बड़े स्टेट होते हैं, हर स्टेट काफ़ी बड़ा है और उस स्टेट में ये नहीं करते कि पूरे स्टेट में से हमने एक ही एमएलए को ले लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही पर्सन पूरी स्टेट की जो पॉपुलेशन है, पूरे स्टेट के जो पर्सन हैं, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकता, उनके क्वेश्चन को सुन नहीं सकता। इसलिए पूरे स्टेट को, पूरी कंट्री को छोटी छोटी पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और इन्हीं पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक एमएलए को हम सिलेक्ट करते हैं इन स्टेट गवर्नमेंट। ओके, जो स्टेट गवर्नमेंट हो रही है होती है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो स्टेट में क्या होता है कि जो ये छोटे छोटे पार्ट हम डिवाइड करते हैं पूरे स्टेट के, जैसे 10,000 पर्सन की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी, फिर उसके बाद 10,000 की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी, या एरिया वाइज हमने डिवाइड कर दिया कि ये 10 गाँव इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएंगे, ये 10 विलेज इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएंगे। तो ऐसे ओके, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन को इलेक्ट किया जाएगा और वो पर्सन जो विन होगा उससे, ठीक है। कैंडिडेट तो काफ़ी होंगे, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से काफ़ी कैंडिडेट होंगे, 4, 5, 6, 7 काफ़ी होंगे, लेकिन वोटिंग के बाद जिसको भी सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो हो जाएगा इलेक्टेड मेंबर एमएलए। ओके, और वो एमएलए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेगा कि भाई मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए हूँ। और कैसे सिलेक्ट करते हैं एमएलए, हम किसको बनाते हैं? ए स्पेसिफिक एरिया इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी हम किसको बोलते हैं? जो एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एरिया होता है वो। ऑल द अडल्ट अबव 18 ईयर ऑफ एज आर द वोटर। सभी पर्सन जिनकी एज 18 ईयर से ज़्यादा होती है वो वोट डालते हैं उस पर्सन को सिलेक्ट करने के लिए। दे वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। और सबकी अपनी चॉइस होती है, वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी कैंडिडेट को इलेक्ट कर सकते हैं। द पर्सन हु गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। ओके, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उसी को ही हम ये मान लेंगे कि ये पर्सन इलेक्टेड है, ये एमएलए बन गया है। द इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड एन एमएलए। और जो इलेक्टेड पर्सन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एमएलए हो बोलेंगे। तो ये प्रोसेस होती है एमएलए बनने की। और एमएलए कौन होता है उसके बारे में, तो हमारे पास क्वेश्चन था, वो एन एमएलए एंड हाउ इज़ द पर्सन इलेक्टेड, कि एमएलए कौन होता है और लोग जो पर्सन होते हैं वो कैसे उसे इलेक्ट करते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है, हाउ डिड सम एमएलए बिकम मिनिस्टर।
एक्सप्लेन, कुछ एमएलए जो होते हैं वो मिनिस्टर बन जाते हैं, तो उसके बारे में हमें बताना है कि कौन ऐसा क्यों होता है, कैसे पॉसिबल है ऐसा। तो आंसर है इसका, द पार्टी विच इज इलेक्टेड इन द मेजोरिटी फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म द गवर्नमेंट। तो हमने देखा था कि सबसे पहले जो भी पार्टी सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में आएगी, ठीक है, जिसके एमएलए सबसे ज़्यादा होंगे, वही पार्टी लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नमेंट बनाएगी। एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन द रूलिंग पार्टी इलेक्ट इट्स लीडर हु इज कॉल्ड द चीफ मिनिस्टर। और उनमें से ही एक पर्सन को हम सिलेक्ट करेंगे अपना लीडर, जो एमएलए होंगे, रूलिंग पार्टी के एमएलए होंगे, वो अपना एक लीडर सिलेक्ट करेंगे। उस लीडर को हम क्या बोलेंगे, चीफ मिनिस्टर। और वही चीफ मिनिस्टर स्टेट की गवर्नमेंट का हेड होगा। अगर आपसे पूछे कि स्टेट की गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, स्टेट गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, तो वो कौन होगा, चीफ मिनिस्टर। फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर इन द कंसल्टेशन विद द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर पहले गवर्नर के साथ कंसल्ट करेगा और उसके बाद कुछ मेंबर को मिनिस्टर बनाएगा। ओके, जो एमएलए होंगे उनको मिनिस्टर बनाएगा। द एमएलए हु बिकम मिनिस्टर आर अलॉटेड विद ए पोर्टफोलियो। और जो एमएलए मिनिस्टर बनेगा उसको उससे रिलेटेड, उस मिनिस्ट्री से रिलेटेड कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाएगी। इसलिए here the MLA turned minister become accountable for the entire state of the particular portfolio। और जो भी मिनिस्ट्री, जो भी डिपार्टमेंट उसको दिया जा रहा है, उस डिपार्टमेंट का वो मिनिस्टर होगा और उसके लिए अकाउंटेबल भी होगा। ओके, तो ऐसे करके एक एमएलए एक मिनिस्टर भी बन सकता है। तो उसके बारे में हमें बताना है कि कैसे वो मिनिस्टर बनेगा। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा कि जो रूलिंग पार्टी होगी वो गवर्नमेंट बनाएगी। उसके बाद रूलिंग पार्टी के एमएलए अपना एक लीडर सिलेक्ट करेंगे, जिस लीडर को हम क्या बोलेंगे, चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर ही क्या करेगा, उन एमएलए में से एक कुछ पर्सन को, कुछ एमएलए को मिनिस्टर अपॉइंट करेगा, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उनको भी हैंडल करना है। तो उनको हैंडल करने के लिए एमएलए में से ही किसी मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा। ओके, और उस मिनिस्टर का काम होगा कि जो भी डिपार्टमेंट, जो भी काम उसको दिया जा रहा है उसके लिए वो अकाउंटेबल रहे, उसको अच्छे से करे। तो ऐसे एक एमएलए एक बिकम द मिनिस्टर, जो एमएलए होता है वो मिनिस्टर भी बन जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है, वाई शुड डिसीजन आर टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर बी डिबेटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब जो भी डिसीजन चीफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर लेते हैं, वाई शुड डिसीजन आर टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर, जो डिसीजन चीफ मिनिस्टर द्वारा लिए जाते हैं या जो अदर मिनिस्टर लेते हैं, तो उनके ऊपर डिबेट क्यों होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो हमने देखा था कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली वो असेंबली, हर स्टेट की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, सभी स्टेट की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। और उस लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है कि सभी एमएलए, चाहे वो रूलिंग पार्टी से हो चाहे वो ओपोजिशन पार्टी से हो, कोई भी पार्टी हो, दोनों पार्टी के एमएलए क्या करेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली में साथ बैठेंगे और जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उसके बारे में डिबेट करेंगे। मतलब ये बताएंगे कि उसके क्या प्रॉफिट है और क्या उस डिसीजन के लॉस है। ओके, तो वो ये बताना है कि ये कैसे होता है, क्यों होता है। द डिसीजन टेकन बाय चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर शुड बी डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो इसके क्या क्या रीजन है, क्यों उसके ऊपर डिबेट होती है, क्यों उसके बारे में चर्चा होती है, डिसीजन के बारे में कि जो डिसीजन लिया जा रहा है वो क्यों है, क्या है, कैसा है, क्यों लिया जा रहा है। ठीक है, तो इस बारे में डिबेट होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो वो क्यों होती है, उसके रीजन क्या क्या है। तो सबसे पहले, the decision it is not necessary taken by the chief minister and minister are beneficial to one and all। ठीक है, हो सकता है कि जो डिसीजन लिया जा रहा है वो सभी के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, चाहे वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो डिसीजन लिया जा रहा है वो एक पार्टी के तो फेवर में होता है लेकिन दूसरी पार्टी के फेवर में नहीं होता। ओके, तो इसकी वजह से क्या है कि जो पार्टी, जिस पार्टी के बेनिफिट के लिए वो डिसीजन है वो तो उसको फॉलो कराएगी, वो तो उसके बारे में ठीक बोलेगी। लेकिन जिस पार्टी के लिए वो बेनिफिशियल नहीं है वो ये सोचेगी कि कैसे भी करके इस डिसीजन को चेंज करा के और अपने अकॉर्डिंग बनाना है। ओके, तो इसलिए उसके ऊपर डिबेट होती है। उसके बाद ऑल द एमएलए शुड नो अबाउट देम, हर एमएलए को पता है कि वो क्या है, कैसे है।
उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसी है, तो वहाँ पर कैसे डिसीजन लेने हैं, कैसे उनको अप्लाई करवाना है, तो ये हर एमएलए को पता होता है और वो उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इम्पोर्टेंट सजेशन में बी इनकॉर्पोरेटेड इन द फाइनल डिसीजन, और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सजेशन होते हैं वो लास्ट में जब फाइनल डिसीजन आता है तो हो सकता है कि उसमें उसको इंक्लूड कर भी ले या ना भी करे। ये टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली पर ही डिपेंड होता है। एडवर्सली अफेक्टेड पॉइंट आर डिलीटेड आफ्टर द डिबेट, और डिबेट से हमें ये पता चल जाता है कि जो डिसीजन लिया जा रहा है उससे क्या अच्छी बातें होंगी, क्या गलत इफेक्ट उससे पड़ेगा। तो जो गलत बातें होंगी उसको उसमें से डिलीट कर देंगे कि ये डिसीजन में से जो मतलब एक ऐसा डिसीजन लिया गया जिसमें कुछ गलत होने वाला था, तो जो उसके नेगेटिव इफेक्ट है उसको खत्म करना, उसको डिलीट करने के ऊपर हम फोकस करेंगे। द डिसीजन सो टेकन आर द डिसीजन ऑफ ऑल द मेंबर एंड हेंस द पीपल, जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो एक इस टाइप का डिसीजन होगा जो सभी मेंबर्स और सभी पीपल के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल होगा। ओके, तो अगर डिबेट नहीं होगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि जो डिसीजन लिया जा रहा है वो सही है या नहीं है। तो जब डिबेट होगी तो हमें पता चलेगा कि उस जो डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा वो ठीक है या नहीं है, या उसमें कोई कमी है तो उसको कैसे दूर करना है। तो ये सब किससे पॉसिबल है? डिबेट से ही पॉसिबल है, और इसलिए लेजिस्लेटिव असेंबली में हर डिसीजन के लिए डिबेट होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें आपको एक पैराग्राफ, एक डायग्राम दे रखा है, वो आप मत नहीं करोगे, उसको रहने देना। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्क दैट एमएलए डू इन द असेंबली एंड द वर्क डन बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मतलब हमें ये बताना है कि जो एमएलए एक असेंबली में काम करते हैं वो, और इन द वर्क डन बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और दूसरा जो वो वर्क एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में करते हैं, तो उनमें क्या क्या डिफरेंस है, उनमें दोनों में दोनों लेवल पर क्या डिफरेंस है। तो उन डिफरेंसेस के बारे में बताना है। तो सबसे फर्स्ट, द डिफरेंसेस बिटवीन द वर्क दैट एमएलए डू इन द असेंबली एंड द वर्क डन बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज दैट एवरी डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय ए मिनिस्टर हु इज ऑल्सो एन एमएलए। ओके, मतलब जो मिनिस्टर होते हैं, जो एमएलए होते हैं, उनको सॉरी ये MIA की जगह MLA हो जाएगा। ओके, एमएलए। तो मतलब जो डिपार्टमेंट होता है, हर डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं उसका कोई ना कोई मिनिस्टर होता है, और जो मिनिस्टर होता है वो एक एमएलए भी होता है। ओके, द मिनिस्टर अप्रूव एनी वर्क डन और प्रपोज्ड बाय द डिपार्टमेंट, और जो भी काम होगा, कैसे करना है कैसे नहीं करना, उसको कौन अप्रूव करेगा? वो मिनिस्टर अप्रूव करेगा। द डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्शन एंड कंप्लीशन ऑफ द वर्क, वेयर एज एमएलए और मिनिस्टर कोऑर्डिनेट बिटवीन द असेंबली एंड द डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर जो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड, क्या उसमें करना है क्या नहीं करना, क्या उसकी कंप्लीटेशन है, क्या उसकी प्रोजेक्शन है, तो ये सब जो काम होंगे वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, उस डिपार्टमेंट के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? वो मिनिस्टर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, तो जो मिनिस्टर होता है उसके पास पावर तो होती है, ये कोई अलग बात नहीं है। मिनिस्टर के पास पावर तो होती है, लेकिन पावर के साथ साथ उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। लेकिन जो एक एमएलए होता है, एमएलए को तो क्या है कि उसे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करना है। उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली में रखनी है, लेकिन मिनिस्टर को तो काम करना है, एक्चुअल में जो वर्क होता है वो करना है, एग्जीक्यूट करना है प्लान और पॉलिसीज़ को। तो मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन ए एमएलए। लेकिन कई बार क्या होता है कि मिनिस्टर और एमएलए दोनों एक ही पर्सन होते हैं, तो अगर इस लेवल की बात करें तो वहाँ पर फिर उसके पास ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। एक तो वो एज ए एमएलए वर्क करेगा और दूसरा एज ए मिनिस्टर वर्क करेगा। ओके, तो यहाँ पर जो एमएलए और मिनिस्टर होंगे वो कोऑर्डिनेट बनाकर रखेंगे असेंबली और डिपार्टमेंट दोनों में, यानी कि वो एक एज ए एमएलए भी अपना काम कंप्लीट करेंगे और एज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हेड होना भी, इससे रिलेटेड काम भी उन दोनों में कोऑर्डिनेशन बनाकर रखेंगे, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम या जो ओपोजिशन पार्टी है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हमारे पास कुछ
वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, जैसे हाउ इज़ द गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंटेड। गवर्नर जो स्टेट होता स्टेट का जो गवर्नर होता है उसको कौन कौन अपॉइंट करता है। तो गवर्नर ऑफ द स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो गवर्नर को अपॉइंट करेगी। वूज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इट टू वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्टर। मतलब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं, तो उनके ऊपर भी हायर अथॉरिटी किसकी होती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चीफ मिनिस्टर। मतलब जो भी मिनिस्टर होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चीफ मिनिस्टर। मतलब जो सीएम होगा स्टेट का, वो कभी भी उन मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ सकता है उनके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड। उसके बाद हमारे पास आता है हाउ विल यू डिफाइन ए लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है। ए लेजिस्लेटिव असेंबली इज ए प्लेस वेयर ऑल द एमएलए फ्रॉम द रूलिंग पार्टी एज वेल एज अपोजिशन मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग। तो लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर सभी एमएलए, चाहे वो रूलिंग पार्टी से हो चाहे वो ओपोजिशन पार्टी से हो, सभी एक साथ बैठेंगे, डिस्कस करेंगे अलग अलग चीज़ों पर। डिफाइन द टर्म गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होती है। द टर्म गवर्नमेंट रेफर टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस मिनिस्टर वू हैड दैम। मतलब गवर्नमेंट वर्ड का जो हम यूज़ कर रहे हैं वो वहाँ पर जो उस स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और उनके जो मिनिस्टर है जो उनको हेड कर रहे हैं, जो उनको चला रहे हैं, उनके लिए हम गवर्नमेंट वर्ड का यूज़ करते हैं। वो इज़ द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव या वो इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट। द चीफ मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। जो चीफ मिनिस्टर होता है, यहाँ हम स्टेट की बात कर रहे हैं कि एक स्टेट में एग्जीक्यूटिव का, एक स्टेट में गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। वाई डिड द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ विजिट पतालपुरम डिस्ट्रिक्ट। जो पतालपुरम डिस्ट्रिक्ट में सीएम और जो हेल्थ मिनिस्टर वहाँ पर विजिट करने गए थे, तो वो क्यों करने गए थे। दे वांट टू विजिट द फैमिली हु हैड लॉस्ट दियर रिलेटिव ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ डायरिया। मतलब वो इसलिए गए थे क्योंकि डायरिया की वजह से वहाँ पर कुछ फैमिली ऐसी थी जिन्होंने अपनी रिलेटिव को लॉस्ट कर दिया था, खो दिया था। दे ऑल्सो विजिटेड पीपल इन हॉस्पिटल। और वो जो वहाँ के हॉस्पिटल थे वहाँ पर भी विजिट किया था उन्होंने। वाई आर प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ऑर्गेनाइज्ड की जाती है। तो क्यों ऑर्गेनाइज की जाती है। टू डिस्कस वेरियस करंट इशू। जो करंट इशू होते हैं उनके ऊपर डिस्कशन करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। वट डू यू नो अबाउट वॉलपेपर। वॉलपेपर क्या होता है। ए वॉलपेपर इज एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थ्रू विच रिसर्च कैन बी डन ऑन पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जिस टॉपिक पर हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है उसके बारे में रिसर्च करना, उसके बारे में छानबीन करना न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, तो वो होता है हमारा वॉलपेपर रिसर्च में। और उनके बारे में सभी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके या कट करके उनको एक वॉलपेपर पर एक प्रोजेक्ट बनाना, तो वो आएगा हमारा वॉलपेपर इंटरेस्ट में। Why do people in a democratic set up organize meeting? They do so to voice their opinion and protest against the government if any of its action is not in their favor. मतलब ये बताना है कि जो एक डेमोक्रेटिक एरिया होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, वहाँ पर अलग अलग कोई ना कोई मीटिंग जरूर ऑर्गेनाइज होती है। लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो क्यों करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि वो अपनी वॉइस, अपने ओपिनियन, अपनी प्रोटेस्ट गवर्नमेंट को बता सके कि जो डिसीजन उन्होंने लिया है वो अगर उनके फेवर में नहीं है तो उसके बारे में वो अपने ओपिनियन बता सकते हैं कि इसलिए हम इस डिसीजन को फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि ये हमारे फेवर में नहीं है, तो इसलिए वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। द गवर्नमेंट वर्क एज 3 लेवल नेम दैम। जो गवर्नमेंट होती है वो 3 लेवल पर काम करती है, तो वो लेवल कौन कौन से है। लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। तो ये था हमारे पास हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने क्लास 6 से रिलेटेड जो अलग अलग क्लास चैप्टर जो हमारा था, चैप्टर से रिलेटेड हमने जो क्वेश्चन आंसर इसमें देखे हैं। चैप्टर 3 हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क, क्लास 7 से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक था जिसमें हमने अपने पूरे टॉपिक को और साथ में अपने सभी जो एनसीईआरटी बुक में हमें क्वेश्चन दे रखे उनके बारे में डिस्कस किया, उनके आंसर देखे।
तो जितने भी क्वेश्चन थे और उसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो भी हमने अपनी वीडियो के इस पार्ट में कवर किए हैं। तो इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ ना आए तो वो आप मेरे से बता सकते हो। अदरवाइज आपको ये सभी क्वेश्चन अपने पहले अच्छे से इनको पढ़ना है, अच्छे से समझना है, और उसके बाद इन सभी क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिखना है, ताकि आप इनको अच्छे से समझ सके, अच्छे से याद कर सके। और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। इस चैप्टर से रिलेटेड हमने एक प्रोजेक्ट आपको दिया था। प्रोजेक्ट में आपको बनाना था कि एक चार्ट आपको लेना था, और चार्ट के ऊपर आपको एक कोई भी आपका टॉपिक जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो अपने पेरेंट के साथ डिस्कस करके, अपने पेरेंट की हेल्प लेके या अपने जो बड़े भाई बहन हैं उनकी हेल्प लेके आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना था, प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना था, जिसके ऊपर कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो और जो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड हो, तो वो टॉपिक आपको लेना था। जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, सैनिटेशन हो गया। तो इनमें से कोई भी एक टॉपिक सिलेक्ट करके और उसको उसके ऊपर आपने न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, या जो पैम्पलेट्स आती है उनसे क्या करना था कि न्यूज़ कलेक्ट करनी थी, जो और उनको पेस्ट करना था अपने चार्ट पर। और आपके जो ओपिनियन है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से लेके, पर्टिकुलर फील्ड से लेके, उसके इम्प्रूवमेंट से लेके, और वो आपको उसमें लिखने थे, लिख सकते हो। ओके, तो इस टाइप में आपको एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है, जो हमारा इसमें वॉलपेपर प्रोजेक्ट में इंक्लूड हुआ था। और साथ में ये क्वेश्चन और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी मेन बातें हमने डिस्कस की है, जो चैप्टर से रिलेटेड हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस की है, वो सभी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है और उनको अच्छे से याद भी करना है। ओके, थैंक यू।